देखिए आपका अगला टॉपिक है शेयर्स। शेयर्स के बारे में हम लोग पढ़े हैं, शेयर्स के बारे में तो आप लोग जानते भी हैं। जानते हो ना शेयर्स क्या होता है? देखिए शेयर्स क्या होता है, थोड़ा सा मैं इसके ऊपर 1 मिनट लूंगा आपसे। देखिए शेयर्स का मतलब होता है कंपनी का अंश। शेयर्स को हिंदी में कंपनी का अंश बोलते हैं। ये अंश कैसे निकलता है, चाहे अंश क्या होता है, तो ये क्या होता है, मान लेते हैं कि ये आपका कंपनी है। अंश आपका कैसे बनता है, हम अंश के बारे में थोड़ा सा आपसे बात करेंगे। अंश आपका बनता है कि मान लेते हैं कंपनी के अंदर क्या होता है कि पेड अप कैपिटल लगाया जाता है। सबसे पहले आपको बता दूं कि ऑथोराइज कैपिटल के बारे में बोला जाता है कि जब कंपनी जिस समय रजिस्टर्ड होती है तो उस समय रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर जो कंपनी का ओनर होता है उसको यहाँ पे ऑथोराइज कैपिटल के बारे में बताना होता है। ऑथोराइज कैपिटल को दूसरी लैंग्वेज में मैक्सिमम कैपिटल भी बोलते हैं, हिंदी में इसको अधिकृत पूंजी बोलते हैं। मैक्सिमम पूंजी का मतलब होता है कि रजिस्ट्रार ऑफिस में आपको बताना होता है कि हम इससे ऊपर जो है अपने शेयर को इशू नहीं कर सकते हैं। मान लेते हैं कि ऑथोराइज कैपिटल किसी कंपनी ने अपना 10 करोड़ रुपए लिखवा रखा है कि मेरी कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल 10 करोड़ रुपए है। 10 करोड़ रुपए लिखवा देने का मतलब यही नहीं है कि ये पूरा का पूरा 10 करोड़ जो है आपका शेयर्स है। 10 करोड़ में से क्या होता है, कंपनी जो है इस 10 ऑथोराइज कैपिटल का कुछ पार्ट कंपनी के बीच में इशू करती है। जैसे इन्होंने बताया कि हम जो है 10 करोड़ है, इसमें से मात्र 1 करोड़ के पैसा को, जो 1 करोड़ रुपए जो हमारा कैपिटल है, हम 1 करोड़ को ही हम क्या करेंगे, लोगों के बीच में शेयर्स इशू करेंगे। तो हमने क्या किया, 1 करोड़ यहां पे लिख दिया। कंपनी के अंदर 1 करोड़ रुपए आपने क्या किया, ऑथोराइज पेड अप कैपिटल आपने लगाया और 1 करोड़ को शेयर्स में छोटे छोटे टुकड़े में आपने बांट दिया। आपने एक शेयर का कीमत पता करा कि भाई हमारी कंपनी का एक शेयर कितना होना चाहिए और सबको आपने डिवाइड करा। ये जो छोटा छोटा जो पार्ट है यही आपका शेयर है। जैसे 1 करोड़ था, 1 करोड़ को माने थे आपने वैल्यू लगाई कि मेरी कंपनी का एक शेयर का दाम 10 रुपए होना चाहिए। तो मैंने इसको 1 करोड़ को 10 से भाग कर दिया, तो यानी 1 लाख, 1 लाख ही ना, 10 लाख, 10 लाख, यानी 10 लाख मेरी कंपनी के अंदर शेयर इशू होंगे। 1 करोड़ अगर मेरा पेड अप कैपिटल है तो मैं अपनी कंपनी के 10 लाख शेयर को इशू करता हूं। मतलब पब्लिक के बीच में हम ऑफर कर रहे हैं कि आप आके मेरी कंपनी के शेयर्स को खरीद लीजिए। कंपनी के शेयर्स को कौन खरीदेगा, पब्लिक लोग खरीदेंगे और पब्लिक लोग खरीदेंगे, टुकड़ा लेंगे, कंपनी के अंश का टुकड़ा लेंगे, उसके बदले में पब्लिक लोग क्या करेगी, कंपनी को पैसा देगी, जिसका हमने आपको बारे में बताया कि किस्तों में पैसा होता है। जैसे आपका एप्लीकेशन हो जाता है, आपका अलॉटमेंट हो जाता है, या फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल, इस तरीके से पेमेंट करने का होता है। तो देखिए, तो शेयर्स का मतलब ये है। अब हम बात करते हैं कि शेयर्स आपके कितने टाइप्स के होते हैं। तो शेयर्स आपका जनरली 2 टाइप का होता है। एक आपका होता है इक्विटी शेयर और एक होता है आपका प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर्स क्या होता है और प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, देखिए ये शेयर्स का पार्ट होता है। जो इक्विटी शेयर होता है ये कंपनी के एकदम मतलब कि सबसे ज्यादा रिस्की पार्ट, मतलब कि कंपनी का जो सबसे ज्यादा रिस्क बियर करता है वो इस शेयर को परचेस करके रखता है अपने पास। ये कंपनी के जनरली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो जाते हैं, या मतलब कंपनी के मेन वर्क, जो मेन पार्ट होता है कंपनी के, जो मेन व्यक्ति होते हैं वो लोग इक्विटी शेयर में हमेशा पैसा लगाते हैं। जिसने कंपनी स्टार्ट कर रखी है वो व्यक्ति यहां पे इक्विटी शेयर में परचेज करते हैं। हालांकि इक्विटी शेयर कोई भी आपका खरीद सकता है, लेकिन इसके अंदर रिस्क ज्यादा होता है, इसके अंदर जोखिम ज्यादा होता है, जिसकी वजह से पब्लिक जो है इक्विटी शेयर में पैसा लगाना पसंद नहीं करती है। लेकिन इक्विटी शेयर भी हर व्यक्ति खरीद सकता है। ये जरूरी नहीं कि कंपनी का जो मालिक होगा, चाहे ओनर होगा, चाहे आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा, वही लोग खरीदे, ऐसा कुछ नहीं है। इक्विटी शेयर कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है, लेकिन इसके अंदर रिस्क ज्यादा होता है, जोखिम ज्यादा होता है, जिसकी वजह से यहां पर इक्विटी शेयर लोग खरीदना पसंद नहीं करते। एक है आपका, दूसरा आपका प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर के बारे में बोला था, ये पैसा आपका लगा दिया आपने पैसा, और ये पैसा एक तरह से आपका फिक्स है, यहां पे रिस्क है, लेकिन आपका इक्विटी शेयर के कंपैरिजन कम है। इक्विटी शेयर में आपका बहुत ज्यादा रिस्क होता है और आपका प्रेफरेंस शेयर में आपका रिस्क जो क्या होता है, आपका रिस्क यहां पे लिमिटेड होता है, लेकिन इक्विटी शेयर के अंदर आपका लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है। अभी तक हमने आपसे पिछले वीडियो में हम आपको बताए हैं कि जो कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं उनका लायबिलिटीज क्या होता है। तो आपने बोला सर उनका लायबिलिटी लिमिटेड होता है, सीमित होता है, यही हम पढ़े हैं। लेकिन अब अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि इक्विटी शेयर होल्डर,
इक्विटी शेयर होल्डर का दायित्व क्या होता है, यानी लाइबिलिटीज क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर इनका लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता है, क्योंकि इनके पास पैसा आने का भी संभावना बहुत अधिक होता है, यानी डिविडेंड भी इनको मिलने का बहुत अधिक संभावना होता है, और लॉसेस अराइज होने का भी सबसे ज्यादा रिस्क इन्हीं के पास होता है, इक्विटी शेयर होल्डर के पास। इसीलिए बोला गया है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं इनका लाइबिलिटी आपका अनलिमिटेड होता है, लेकिन जो आपका प्रेफरेंस शेयर होल्डर है इनका लाइबिलिटी एक लिमिटेड भर होता है, कि अगर मान लेते हैं कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, अगर उसने 100 रुपए का एक शेयर खरीदा है तो इसके पास 100 रुपए तक ही दायित्व है कंपनी का। 100 मतलब इस जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है इसका केवल 100 रुपए ही डूब सकता है, 100 से अधिक इसके ऊपर कर्जा नहीं हो सकता है, बात समझ रहे हैं। लेकिन जो इक्विटी वाला है इसका कोई निश्चित नहीं है, जितना लॉस अराइज हो जाए सब इक्विटी वालों का, मेन मालिक इक्विटी शेयर होल्डर होता है। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ लें कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनका लाइबिलिटीज क्या होता है, तो आप बोलेंगे उनका लाइबिलिटीज लिमिटेड होता है, लेकिन जो इक्विटी शेयर होल्डर होता है उनका लाइबिलिटी आपका अनलिमिटेड होता है, यानी असीमित होता है। और जनरली आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि कंपनी के अंदर शेयर होल्डरों का दायित्व क्या होता है, तो आप लिमिटेड के ऊपर टिक लगाइएगा कि उनका लाइबिलिटी सीमित होता है। अगर आपसे इक्विटी के बारे में पूछ ले तो असीमित पर टिक लगाइएगा, अगर आप प्रेफरेंस के बारे में पूछेगा तो उसके ऊपर सीमित के ऊपर टिक लगाइएगा कि इनका दायित्व सीमित होता है, और इक्विटी शेयर होल्डर का अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होता है। क्लियर। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम पढ़ने चल रहे हैं। देखिए, अगर आपसे शेयर्स के बारे में पूछ ले तो इसका सेक्शन आपका 43 के अंदर लिखा हुआ है कि शेयर्स का सेक्शन कौन सा है, तो कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 43 के अनुसार आपको बताया गया है शेयर्स के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको एग्जाम के अंदर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक और, कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो डिविडेंड होता है उसको कैसे दिया जाता है, तो आप बोलेंगे सर उसको एक निश्चित दर से, एक निश्चित रेट से उसको डिविडेंड प्रोवाइड किया जाता है। अगर कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उसका एक डिविडेंड का रेट होता है कि 5% हो, 6% हो या 10% हो, जो भी उसका निश्चित किया जाता है उस हिसाब से प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को डिविडेंड दिया जाता है। याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन से शेयर होल्डर होते हैं जिनको जो है डिविडेंड एक निश्चित दर से दिया जाता है, तो आप बोलेंगे सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एक निश्चित दर से, एक फिक्स रेट से उनको डिविडेंड दिया जाता है। लेकिन जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं इनका कोई भी रेट फिक्स नहीं होता है, इनका निश्चित दर नहीं होता है, बात समझ रहे हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप ध्यान रखिएगा, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होता है उसको जो है आप क्या करते हैं, उसको एक फिक्स रेट में उसको डिविडेंड प्रोवाइड करवाते हैं। क्लियर। दूसरा आपको लिखा है कंपनी के समाप्त होने पर इक्विटी शेयर से पहले कैपिटल, डिविडेंड या फिर डिविडेंड पाने का अधिकार होता है। देखिए, यहां पे इन्होंने एक बात बोला है कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, अगर कंपनी आपका समाप्त होती है तो कैपिटल भी इक्विटी शेयर होल्डर से पहले आपका प्रेफरेंस शेयर वालों को मिलेगा, और डिविडेंड का पैसा भी पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा और फिर बाद में आपका इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। बात समझ रहे हैं। इन्होंने बोला कि अगर मान लेते हैं कि आपका कंपनी समाप्त होता है, अगर आपका कंपनी समाप्त होगा तो सबसे पहले पेमेंट किसका किया जाए, तो आप बोलेंगे सर सबसे पहले पेमेंट आप करिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों का, और फिर बाद में यदि कोई पैसा बच जाता है तो उसे आप इक्विटी शेयर होल्डर का पेमेंट करिए। हम केवल शेयर्स के बारे में आपको बता रहे हैं, पेमेंट तो सबसे पहले आपका आउटसाइड लायबिलिटी का किया जाता है, इसके बाद जो बचता खुचता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर, और प्रेफरेंस से जो बचता है आपका इक्विटी शेयर होल्डर। लेकिन हम केवल शेयर्स के बारे में बोल रहे हैं कि सबसे पहले हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर के कैपिटल को वापस करते हैं या डिविडेंड के पैसे को प्रेफरेंस शेयर होल्डर में बांटते हैं, और इसके बाद यदि कोई अमाउंट बच जाता है तो आपका इक्विटी शेयर वाला ले लेता है। क्लियर। तीसरा बात लिखा है कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनको वोट देने का अधिकार नहीं होता, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जब मीटिंग होती है तो उसके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चुनाव किया जाता है, तो सिलेक्शन जब किया जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का सिलेक्शन किया जाता है, तो उसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर का अधिकार नहीं दिया गया है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर कभी भी वोट नहीं देगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले तो आप बोलेंगे जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होता है उसको वोट देने का अधिकार नहीं है। लेकिन सेम वही इक्विटी शेयर होल्डर के अंदर बात करें तो जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनको वोट देने का अधिकार होता है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का सिलेक्शन कर सकते हैं, उनके पास ये अधिकार दिया गया है कि आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को चुनाव करिए, उनके पास वोट देने का अधिकार है इक्विटी शेयर होल्डर के पास,
और जो आपका प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उसको वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया है। फिर देखिए आपका लिखा हुआ है कि इसका भुगतान कंपनी 20 वर्ष के समाप्त होने से पहले कर सकती है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनके कैपिटल को कितने दिनों के अंदर भुगतान किया जा सकता है, तो आप बोलेंगे 20 वर्ष के अंदर अंदर। यानी जिस समय आपने शेयर को इश्यू किया है उस समय से लेकर 20 साल के अंदर अंदर आप उसकी कैपिटल को वापस कर सकते हैं, यानी रिडीम कर सकते हैं। हम रिडीम के बारे में आपको पढ़ाए हैं कि 20 साल के अंदर अंदर वो अपने जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनको जो है उनके शेयर्स को रिडीम कर सकती है 20 साल के अंदर अंदर। फिर आपका लिखा हुआ है कि इसे स्टॉक एक्सचेंज पर जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं चाहे इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं इनको जो है स्टॉक एक्सचेंज पे खरीदा या बेचा जा सकता है। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनको जो है आप स्टॉक एक्सचेंज पे यानी स्कंद विपणि पे आप इसको खरीद या बेच सकते हैं। आप फ्रीडम है, आप एकदम आजाद हैं कि आप अपने शेयर को ट्रांसफर कर सकते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के नाम पर। फिर आपका लिखा है कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनको मीटिंग में अटेंड वो नहीं हो सकते। जब वोट देने का अधिकार नहीं तो मीटिंग में अटेंड कहां से होंगे, यानी उनको मैनेजमेंट के पार्ट में कोई अधिकार नहीं दिया जाता है। जो इक्विटी शेयर होल्डर होता है वो मैनेजमेंट का पार्ट होता है, मैनेजमेंट के अंदर वर्क करता है। लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर था वो घर पे बैठ के केवल कंपनी के अंदर अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया और वहां से वो पैसा कमाता है। बात समझ रहे हैं? इक्विटी वाला भी ऐसा करता है। इक्विटी सब शेयर होल्डर काम नहीं करते, इक्विटी वाले भी क्या करते हैं, पैसा लार्ज अमाउंट में इन्वेस्टमेंट कर दिए और घर में बैठ के अपना डिविडेंड का मजा ले रहे हैं। लेकिन इक्विटी वाले के पास रिस्क ज्यादा है, इसके पास रिस्क कम है। तो आपने पढ़ा है कि जहां पर रिस्क ज्यादा होता है वहां पर रिवार्ड भी ज्यादा होता है। अगर ये पार्टी रिवार्ड करता है मतलब रिस्क ज्यादा लेता है तो रिवार्ड भी इनको ज्यादा होगा। ये रिस्क कम ले रहा है तो इनके पास। मैंने आपको एक एग्जांपल, आपको बहुत अच्छा एग्जांपल हम आपको देते थे इक्विटी और प्रेफरेंस वालों के लिए। भोज, जो गांव में भोज चलता है, क्या जो भोज होता है, मान लेते एक छोटा सा एग्जांपल आपको लेके समझाते हैं कि गांव में यदि भोज होता है तो गांव में बहुत दूर दूर से लोग सब आते हैं खाना खाने, आते हैं ना भोज में। तो वहां पर क्या होता है बताइए जरा, बहुत तरह का पकवान बनता है। जितना भी खाना बना सब खाना बन गया। यहाँ पे सबसे पहले जिसके घर में शादी होता है सबसे पहले वो खाना किसको खिलाते हैं, जो बाहर के लोग आते हैं, जो आपके गेस्ट लोग आते हैं, उन लोगों को सबसे पहले खाना खिलाया जाता है। और खाना खिलाने के बाद जो बच जाता है वो घर का आदमी खाता है। तो आप देख रहे हैं जो घर का आदमी है उसके पास रिस्क है कि अगर खाना बच गया तो हमें बहुत अच्छा अच्छा खाना मिलेगा खाने के लिए। जो अंत में खाता है उसके पास यही ऑप्शन होता है, या तो बचेगा तो बहुत अच्छा अच्छा खाएगा, नहीं तो ये भी रिस्क है कि भाई नहीं बचेगा तो फिर भूखे ही सोना पड़ेगा। लेकिन जो बाहर के लोग हैं इनको क्या है, सबसे पहले इनको कदर किया जाएगा, सबसे पहले इनको खाना खिलाया जाएगा। तो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनके साथ भी सेम यही ट्रीट है। सबसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले बाहर के लोग हैं, सबसे पहले उनको कैपिटल चाहे डिविडेंड पे करना होगा, और इसके बाद यदि कुछ बच जाता है तो वो आपका इक्विटी शेयर ले लेता है। तो ज्यादा भी बच सकता है और कम भी बच सकता है। प्रेफरेंस वाले को तो आप फिक्स रेट में डिविडेंड दे दिए, लेकिन इक्विटी वाले का कोई रेट फिक्स नहीं है, जितना पैसा बच जाए वो सब इक्विटी वालों का। बात समझ रहे हैं? तो यही है आपका प्रेफरेंस और इक्विटी। फिर देखिए ये लिखा है कि मीटिंग में आपका प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो है भाग नहीं ले सकता है, और अंत में लिखा है इक्विटी शेयर में कम जोखिम होता है। ठीक है, यानी जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होता है इक्विटी शेयर की कंपैरिजन में रिस्क कम होता है, और इसके अंदर आपका इक्विटी शेयर के अंदर आपका रिस्क अधिक होता है। रिस्क अधिक होता है तो इक्विटी शेयर वालों का फायदा भी ज्यादा होता है। प्रेफरेंस शेयर में रिस्क कम है, रिस्क वो कम लेता है तो उसके पास रिवार्ड भी उसको कम मिलता है। लेकिन दूसरी चीज, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, मैं फिर दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं कि अगर इक्विटी शेयर का आपसे लायबिलिटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो इक्विटी शेयर होल्डर का लायबिलिटी आपका असीमित होता है, यानी अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है। लेकिन अगर आपका प्रेफरेंस शेयर होल्डर है तो उनका लायबिलिटी के बारे में पूछा जाए तो उनका लायबिलिटी आपका क्या होता है, लिमिटेड होता है। क्लियर? आगे हम देखेंगे इशू ऑफ शेयर। हम शेयर को इशू किस किस चीज के ऊपर कर सकते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे।